मैं डॉक्टर बसंता रस्तोगी, एमए हिंदी संस्कृत, बीएड, एमए, पीएचडी, डीलिट आपके सामने दिनांक 3/6/2026 से दिनांक 30/6/2026 तक का कर्क राशि का भविष्य फल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अतः आज हम कर्क राशि के भविष्य फल पर वर्तमान गोचर के आधार पर विचार करेंगे। देखिए, आज मैंने कई लोगों को सुना, लेकिन भविष्य फल बताने की अपेक्षा वो जातक को डराने की ज़्यादा बात करते हैं और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए मैंने आज इस वीडियो को बहुत परिश्रम के साथ तैयार किया है। वीडियो पर बचाने से पहले मैं आज आपको कर्क राशि के गोचर की स्थिति बताने जा रहा हूँ। कर्क राशि के प्रथम भाव में कर्क पर गुरु हैं, द्वितीय भाव में सिंह राशि पर केतु हैं, अष्टम भाव पर कुंभ राशि पर राहु हैं, नवम भाव पर मीन राशि पर शनि हैं, दशम भाव पर मेष राशि पर मंगल हैं, 11वें भाव पर वृष राशि पर सूर्य हैं और 12वें भाव पर मिथुन राशि में शुक्र और बुध हैं। साथियों, यह ध्यान रखिए कि मेरा इस ज्योतिष से धनार्जन का कोई भी उद्देश्य नहीं है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास ने कहा कि मैं आत्मिक संतोष के लिए ही भगवान की आराधना करता हूँ और रामचरितमानस मैंने लिखी है। केवल मैं इसलिए अध्ययन करता हूँ कि ज्योतिष का प्रभाव पब्लिक पर कितना पड़ता है और कितना मुझे प्रत्युत्तर प्राप्त होता है। तो आज हम देखेंगे, और सब लोग तो पहले अच्छे ग्रहों से प्रारंभ करते हैं और फिर बुरे ग्रहों की स्थिति बता करके डराते हैं और फिर फल बताते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल इसके विपरीत चलूँगा। आज मैं आपको प्रारंभ करूँगा राहु और केतु से। देखिए, कोई भी ग्रह ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, ये उसकी परिस्थितियों पर निर्भर होता है कि वो कैसा फल देगा। तो हम राहु केतु पर के विषय में पहले जानेंगे, ये किसके अनुसार फल देते हैं और कैसे फल देते हैं। यद्यद भाव गतो वापी यद्यद भावे संयुक्तो तत्तत् फलानि प्रबलानि प्रादिशेताम तमोग्रहु। तमोग्रह कहते हैं राहु और केतु के लिए। ये जिस भाव में बैठे हुए हों, या जिस भावेश के साथ बैठे हुए हों, या जिस भावेश से संपर्क कर रहे हों, या जिस ग्रह से दृष्ट हों, उसके अनुसार ये अपना शुभ और अशुभ फल देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं केतु के लिए। द्वितीय भाव में केतु सिंह राशि पर बैठा हुआ है और दशम भाव में मंगल अपनी राशि पर विराजमान है, मेष पर। मंगल जो हैं वो यहाँ पर बहुत बली हैं, दिशा बली हैं। ज्योतिष में एक नियम ये भी है, 10वें यस्य अंगारको नास्ति संजाता किम कर्षति। अगर 10वें भाव में किसी भी जातक की जन्मपत्री मंगल नहीं है तो फिर उसकी जन्मपत्री की देखने का औचित्य क्या है। और दूसरी बात ये, फिर मंगल अपनी राशि में है, इसलिए बड़े प्रभाव में है। यहाँ मंगल जो हैं वो इसलिए शो हैं कि वो पंचमेश भी हैं और दशमेश भी हैं और दशम स्थान बैठे हुए भी हैं। राजोकारिये, प्रबल राजोकारिये, दिशा बली। केतु जो है इनका प्रतिनिधि है और केतु बैठा हुआ है सिंह राशि में, और सिंह राशि के स्वामी जो धनभाव के स्वामी हैं वो हैं सूर्य, वो लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो पहली बात यह है कि केतु का सूर्य से संबंध हो गया। सूर्य की राशि बैठे हुए हैं और सूर्य लाभ भाव में बैठे हुए हैं,
तो उनकी राशि को ये हानि पहुंचा ही नहीं सकता केतु। और दूसरी बात यह है, केतु का और मंगल का वैसे भी संबंध है, और यहाँ पर नव पंचम संबंध कहलाता है, वो हो गया। केतु से अगर आप गिनती गिनेंगे तो मंगल जो है 9वें स्थान पर बैठेंगे, और मंगल से केतु पर गिनती गिनेंगे तो 5वें स्थान पर बैठेंगे। नव पंचम योग का मतलब ये होता है कि परस्पर उनका संबंध अच्छा हो जाता है, और वो एक दूसरे के लिए हानि न पहुंचा करके लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए केतु द्वितीय भाव में कोई भी हानि नहीं करेंगे, धन संचय में कोई समस्या पैदा नहीं करेंगे, और मंगल तो 10वें स्थान में आप कितने कार्यों को सफल बनाएंगे ही। लेकिन एक बात याद रखिए कि राहु केतु जो हैं, इनके विषय में कहा जाता है कि ये कितने भी शुभ हों, लेकिन ये अचानक ही पलटी मार जाते हैं, कभी कभी नुकसान पहुंचा देते हैं। तो 1% अगर ये कोई नुकसान पहुंचाएं तो उसका एक छोटा सा उपाय है, और मेरे मित्रों साथियों इसको उपाय आपको अवश्य करें। शनिवार वाले दिन आप किसी कुत्ते को रोटी या डबल रोटी या अन्य कोई चीज़ वो खा सकता हो तो उसे खिलाएं। आप पर केतु का कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, कोई मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप इतना ही करें, ये पर्याप्त होगा। फिर से सुन लें, शनिवार को किसी भी कुत्ते के लिए आप किसी भी समय में, अगर वो रोटी खाता हो रोटी, डबल रोटी खाता हो डबल रोटी, या अन्य कोई चीज़ खाए तो वो आए खिला दें, तो आप समझिए केतु का फल आपको पूरा मिलेगा, और केतु से आपके लिए कोई हानि नहीं होगी। अच्छा, तो यहाँ हमने केतु का फल बता दिया, अब हम राहु का फल बताते हैं। देखिए, राहु जो हैं वो अष्टम स्थान में कुंभ राशि में है। पहले मैं राहु के विषय में बताता हूँ। लोग राहु को बड़ा बड़ा बताते हैं, क्या ये तो बड़ा खराब है। एक श्लोक है, निर्पयी पंडितई बंदतई अनंतता से सकृत भाग्य लाभा सकृत विरन सेवा। जब किसी जन्मपत्री में अष्टम भाव में राहु होता है तो उस व्यक्ति की राजाओं के द्वारा और विद्वानों के द्वारा वंदना की जाती है, यानी राजा लोग और विद्वान लोग उसका बड़ा सम्मान करते हैं, इतना अच्छा होता है वो, और उसकी कोई निंदा नहीं कर सकता है। दूसरी बात ये सकृत, लेकिन वही एक बात कि राहु केतु हैं, ये इनका भी यही है कि सकृत भाग्य लाभा, मगर ये अचानक कभी कभी बहुत अच्छा लाभ तो देते ही हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी परेशानी पैदा कर देते हैं, तो उससे भी निपटना है हमें। लेकिन एक बात देखिए कि गुरु में और राहु में न पंचम योग है। गुरु से आप गिन लीजिए, गुरु में और शनि में न पंचम योग है। गुरु में शनि में न पंचम योग है, ये भी अच्छा है। लेकिन यहाँ से जो राहु है, 1 2 3 4 5, राहु का शुक्र और बुद्धि से न पंचम संयोग है, और शुक्र बुद्धि जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ बहुत शुभ हैं, राजलक्ष्मी योग बनाते हैं। वैसे बुद्ध जो है अपनी राशि में 12वें भाव में बैठे हुए हैं, विपरीत राज योग का भी हैं। और शुक्र जो हैं लाभ स्थान के मालिक हैं, चतुर्थ स्थान के मालिक होकर के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। ये सब विलासता की सारी सामग्री प्रदान करने वाले हैं। अन्य ग्रह द्वादश भाव में शुभ हो या ना हो, लेकिन ये शुभ फल ही देते हैं। और उसका कारण क्या है? कोई भी विद्वान आपको ये भी बात बताए कि 12वें भाव में क्यों लाभ पहुँचाते हैं। काल पुरुष की जन्मपत्री में 12वां भाव मीन राशि का है, और मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, तो इसलिए ये 12वें भाव में बैठ करके शुभफल देते हैं। तो शुक्र बुध यहाँ पर शुभफल देने वाले हैं। अब राहु जो है वो बता, राहु भी ठीक हैं, और इन दोनों का नव पंचम संयोग भी हो गया, तो राहु और शुक्र बुध आपस में शुभ फल देंगे। लेकिन वही बात कि ये कभी अशुभ फल भी दे सकते हैं, तो राहु का भी इंतजाम करते हैं, बहुत आसान इंतजाम है। आप करें ये कि आटे की 21 गोलियां अंडे के बराबर बनाइए, और शनि के प्रातः काल या दोपहर को या शाम को जिस समय आपको फुर्सत मिले, किसी कागज़ में रख कर के और नदी में डाले आइए या तालाब में डाले आइए, वहाँ उसको मछलियाँ खा लेंगी।
और राहु आपके लिए कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि राहु जो है उसका प्रतिरूप जो है मछलियाँ हैं। तो ये एक बहुत सरल सा उपाय है। ये आपकी जन्मपत्री में 2 ही चीज़ें ऐसी मालूम पड़ रही थी जो कुछ कष्टकारी थी, और मैंने दोनों का ही आपको उपाय बता दिया। अब देखिए तीसरे हम आते हैं, अब किस पर आते हैं, शनि पर आते हैं। शनि भाग्य स्थान में मीन राशि में बैठे हुए हैं। वैसे ज्योतिष का नियम यह है कि जब भी शनि की राशि में बृहस्पति बैठते हैं तो हानि पहुंचाया करते हैं, लेकिन बृहस्पति की राशि में अगर शनि बैठते हैं तो लाभ पहुंचाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि शनि नवम भाव, वैसे त्रिकोण में या धर्म भाव में कोई भी ग्रह आ जाए तो अपनी अशुभता त्याग देता है, यह भी एक ज्योतिष का नियम है। और दूसरी बात यह, यहाँ गुरु और शनि पंचम संयोग बना रहे हैं। गुरु से शनि नवम भाव में है और शनि से गुरु पंचम भाव लगन बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये संयोग भी ऐसा है कि ये एक दूसरे को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन भाई देखो, अगर किसी का वो मूल जन्मपत्री में शनि खराब हो तो उसको ये चाहिए कि वो 250 ग्राम उड़द की दाल शनि मंदिर में पहुंचाया करे, और अगर शनि शुभ है तो उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। शनि ही शनि गच्छति शनि। शनि जो हैं वो एकदम किसी को ना हानि पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं। लेकिन इनको समझना बड़ा आवश्यक है, इनको संभालना बड़ा ज़रूरी है। और ये छोटा सा उपाय है कि काली वस्तु दान करिए, या भाई कुछ नहीं हो तो काली दाल जो है शनि मंदिर में ले आइए। तो शनि का यहाँ तक तो हमने 3 ग्रह जो थे अशुभ माने जाते हैं जन्मपत्री में, राहु, केतु और शनि, हमने उनका विवरण दे दिया। अब हम आते हैं आपके मंगल पर। मंगल जो है वो समझ लीजिए कि क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन मंगल सेनापति है। जिसका मंगल सही हो गया तो समझ लीजिए उसकी सर्वत्र विजय ही विजय है, और जिसका मंगल सही नहीं है वो ही समझ लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। एक श्लोक है संस्कृत में, लग्ने शुक्र बुद्धौ नस्ता। लगन में आपके बुध और शुक्र नहीं है, केंद्रे नास्ति बृहस्पति, और केंद्र में बृहस्पति बैठा हुआ नहीं है, 10वें अंगार को नास्ति, और 10वें घर में अगर मंगल नहीं है, संजाता किम करसति, तो आदमी का पैदा होना ही बेकार है। कहने का मतलब ये है कि 10वें स्थान में मंगल बहुत शुभ माना जाता है, और मंगल कर्क राशि में 10वें स्थान बैठा हुआ है। और ये आप देखिए, मंगल जो बैठा हुआ है वो साधारण मंगल नहीं है। केंद्र त्रिकोण अधिपति एकत्व राज होगा। मंगल केंद्र का भी स्वामी है और त्रिकोण पंचम भाव का भी स्वामी है। यानी वृश्चिक राशि का स्वामी जो मंगल में है, जो पंचम भाव में है, और 10वें भाव में मेष राशि, दोनों का स्वामी है, और दोनों का स्वामी होकर के 10वें स्थान बैठा हुआ भी है। तो कई इसमें गुण हैं, कई विशेषताएं हैं जो बहुत ही कम समय दिखाई देती हैं, और आज वो समय कर्क राशि का ये सारी विशेषताएं दिखाई दे रही हैं। अभी आप देखिए कि मंगल इतना शुभ है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। मंगल शुभ है तो अगर आपका कहीं न्यायालय में मुकदमा है तो आप समझ लीजिए प्रयास कीजिए, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। किसी कंपटीशन में इंटरव्यू देने जा रहे हैं और वो इंटरव्यू डॉक्टरी का, सेना का, मिलिट्री का, चिकित्सा का, किसी भी विषय का ऐसा है तो आपको सफलता प्राप्त अवश्य होगी, कोई रोक नहीं सकता है। इसमें मंगल ये समझिए कि ग्रहों के सेनापति हैं, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। और आपका किसी से विवाद चल रहा है तो वो मैदान छोड़ के भाग ही जाएगा, वो सफलता प्राप्त कर नहीं सकता है। मुकदमा में आपको विजय प्राप्त होगी। तो इसलिए मंगल आपका सही है, आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन इतना जरूर है कि आप अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग अवश्य करेंगे। बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो ये समझिए कि ये मंगल जो है लगभग एक सवा महीना रहेगा, और एक सवा महीने में आपकी सारी समस्याओं को ही समाप्त कर देगा। आप विजयी होंगे, मंगल विजय दिला करके ही रहेगा। दूसरी बात यह है कि मंगल की दृष्टि जो है वो सप्तम दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पर है। आपके परिवार की ज़मीन या मकान की कोई समस्या दूर हो जाएगी।
मकान या ज़मीन आप खरीद भी सकते हैं, उसमें मकान में कुछ संशोधन और परिवर्तन भी कर सकते हैं। अगर कोई अस्वस्थ है, आपकी माता जी अस्वस्थ हैं, तो उनकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो इसलिए मंगल जो है इस चतुर्थ भाव के लिए सप्तम दृष्टि से कल्याण करने वाला है। एक बात और है कि मंगल की एक अष्टम दृष्टि भी होती है, और यही बड़ी विशेषता है कि यहाँ मंगल में बड़े गुण हैं। वो अष्टम दृष्टि से अपनी राशि को भी देख रहे हैं। ज्योतिष का नियम है सुष्य भाव इतो दृष्टो वा सौम्यी तस् तस्ति वृद्धि। अगर कोई ग्रह अपनी राशि को देखता है तो उसे बहुत शुभ परिणाम देता है। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है तो मंगल शादी करा के छोड़ेगा। जिन लोगों के पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो ये समझ लीजिए एक ऐसा समय है ये कि पुत्र प्राप्ति का संयोग होगा। जिनकी संतान जो है नौकरी में नहीं आ रही, वो नौकरी में अवश्य आएगी। जिनके किसी अच्छे आदमी संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, विद्या बुद्धि और संतान, यानी किसी बड़े आदमी संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो उससे भी आपके संबंध स्थापित हो जाएंगे। कहने का मतलब है विद्या बुद्धि और संतान, ये सब सफलताएं आपको मंगल दिला करके ही रहेंगे। अच्छा, फिर मैं बताने को भूल जाऊंगा, एक बात आपको बताता हूँ कि आप भी देखिए कि कितना बड़ा अच्छा संयोग है कि द्वितीय भाव में केतु, प्रथम भाव में गुरु, दसम भाव में मंगल और नवम भाव में शनि, सब एक लाइन में बैठे हुए हैं। ये योग बहुत कम होता है और ये सर्वश्रेष्ठ योग माना जाता है। ये लोग ये जो हैं जन्मपति देखने वाले ग्रहों के विषय में बता देंगे, लेकिन ये बात मैं जब भी अध्ययन नहीं करता हूँ, मैं सतत प्रयास करता हूँ, सतत पढ़ने का प्रयास करता हूँ। कोई भी चीज़ ऐसी रह ना जाए जो कि मैं अपने जातक को बताऊँ बोलूँ तो उसके लिए पूर्ण लाभ प्राप्त न हो। अब इसके बाद में हम आते हैं साहब सूर्य पर। देखिए सूर्य धन भाव के मालिक हैं और लाभ स्थान बैठे हुए हैं, और सूर्य जो हैं वो दसम स्थान में इनकी उच्च राशि है। कहने का मतलब ये जब दसम का, जब एकादश का और धनभाव का संबंध स्थापित हो गया, यानी इनकी राशि सिंह राशि जो है धनभाव में है जहाँ केतु हैं, और ये स्वयं बैठे हुए हैं लाभ स्थान में जहाँ वृष राशि है, तो इनका संबंध शुक्र से भी होगा, शुभ ग्रह से हो गया, और इनका संबंध धनभाव से भी हो गया। तो ये, और वैसे भी 3, 6, 11 में कोई भी अशुभ ग्रह बैठता है तो शुभ फल ही देता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय सूर्य आपको बहुत लाभ कराने वाले हैं। अगर आप किसी कंपटीशन में बैठे हुए हैं तो ये समझ लीजिए सूर्य राजा की तरह आपको अपॉइंटमेंट देंगे, जहाँ पहुँचेंगे आपकी नियुक्ति हो सकती है। अगर किसी कंपनी को आप चला रहे हैं जिसमें सफलता मिल रही थी, अब आप प्रयास करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। कोई नया धंधा चलाएंगे तो उसमें भी सफलता मिल जाएगी। धन और लाभ दोनों का संबंध जब हो जाता है तो ये समझ लिए वो श्रेष्ठ समय होता है, वो राशि श्रेष्ठ होती है और आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। अब हम आते हैं शुक्र और बुध पर। देखिए बुध जो है अपनी राशि में बैठे हुए हैं तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और शुक्र जो हैं चतुर्थ भाव के और लाभ भाव के स्वामी होकर के 12वें स्थान बैठे हैं। 12वें स्थान में शुक्र सुफल देते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। काल पुरुष की ये मीन राशि है और मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, इसलिए ये बहुत सुफल देने वाले हैं। और ये तृतीय स्थान पर भाई बंधुओं को शुभ फल देने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है शुक्र आपके लिए और बुध आपके लिए बुद्धि भी सही रखेंगे, बुद्धि सफल बनाएंगे, सारे संसाधन आपको प्राप्त कराएंगे, किसी भी प्रकार की आपको असुविधा नहीं होगी, मकान की साज सज्जा होगी, सब कुछ आपके लिए इस समय में प्राप्त होगा। अब सबसे बड़ा जो एक ग्रह रह जाता है वो मैंने बाद में बताया है, और वो बात बताऊंगा मैं, वो है गुरु जी। देखिए कि सब कोई नाराज़ हो जाए तो आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता है, लेकिन गुरु जी अगर नाराज़ हो गए तो वो आपकी ज़िंदगी को बिगाड़ देंगे। ये तो कबीरदास ने भी कहा कि यदि भगवान भी नाराज हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन भैया गुरु का खुश रखना तो बड़ा आवश्यक है। तो ज्योतिष में ये भी कहा गया है, एको जीवा ऐदा लगने सर्वे होगा सदा सुहा। अकेला बृहस्पति अगर लगन में बैठा हुआ है तो
कुंडली में कितनी भी अशुभताएं हों, कितने भी अशुभ ग्रह बैठे हुए होते हैं, कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। ये ब्रह्म वाक्यम जनार्दना, ये ब्रह्म वाक्य बता रहा हूँ आपके लिए। और आपकी इस कर्क राशि में गुरु जी जो हैं वो प्रथम स्थान में लगन में बैठे हुए हैं, इसलिए इस कुंडली में पहले तो दोष है ही नहीं। और अगर कोई छोटी मोटी बात होगी और ध्यान में मेरे आपके नहीं आ रही होगी तो समाप्त हो जाएगी। एको जीवो इदा लगने, जीव कहते हैं बृहस्पति को, लगन में बैठा हुआ हो। सर्वे योगा स्थिर, सब योग ही शुभ हो जाते हैं, यानी अशुभताएं भी शुभता में बदल जाती हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि गुरु जो है वो लगन में बैठे, फिर गुरु लगन में ऐसे ही नहीं बैठे हैं, सर्वोच्च स्थिति में बैठे हुए हैं, सिंहासन पर बैठे हुए हैं। 12 साल के बाद में आए हैं, आपको सब कुछ लेके आएंगे। गत वर्ष आपके लिए उन्होंने बहुत परेशान किया है, कभी आगे हो गए, कभी पीछे हो गए, कभी लाभ हो गया, कभी हानि हो गई, लेकिन इस समय वो सतत आपको लाभ पहुंचाएंगे। और बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ तो लाभ पहुंचाती हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में अमृत होता है, जहाँ पर वो देखते हैं वहाँ अमृत की वर्षा करते हैं। ये एक बृहस्पति की विशेषता है, अन्य किसी ग्रह में भी विशेषता नहीं है। देखिए लगन में बैठे हुए हैं तो इसलिए सामान्यतः लगन जो है उसका प्रथम संबंध जो है शरीर के स्वास्थ्य से है। आपके स्वास्थ्य को ठीक करेंगे, विशेष तौर से आपके पेट संबंधी जो विकार हैं वो आप खाने पीने में परहेज रखेंगे, वो सब दूर हो जाएंगे, दवा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब इनकी पंचम दृष्टि जो है वो पड़ रही है वृश्चिक राशि पर, और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल का और गुरु जी की मित्रता है। जब मंगल की और गुरु जी की मित्रता है तो ये समझ लीजिए गुरु जी तो वहाँ सफल देंगे, और ये कारक भी हैं उस स्थान के, तो ये आपकी बुद्धि को सफल बनाएंगे। मैंने पहले ही बताया, जिनके संतान नहीं हो रही थी संतान होगी, जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनका विवाह होगा, और संतान अगर होगी तो पुत्र प्राप्ति होगी। बुद्धि आपकी विमल हो जाएगी, झगड़े और झंझटों से आप बचेंगे, परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। इतने काम तो मंगल वो गुरु जी पंचम भाव में करेंगे। अब साहब हम आते हैं सप्तम भाव पर, गुरु जी की दृष्टि है, वहाँ पूर्ण दृष्टि जगह सप्तम भाव ही है। तो कहने का मतलब यह है, और उनका एक प्रकार से शनि से संबंध भी है, क्योंकि शनि गुरु जी की राशि में बैठे हुए हैं, गुरु जी शनि की राशि में देख रहे हैं, और शनि भी वैसे राजयोगकारी है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आपके व्यापार में तरक्की होगी, साझेदारी में तरक्की होगी, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस सफलता मिलेगी। आपके पारिवारिक संबंध शुभ रहेंगे, परिवार में सुख और शांति रहेगी, जितने झगड़े झंझट थे वो सब समाप्त हो जाएंगे, पत्नी से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, मज़े ही मज़े हैं। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद देखते हैं हम गुरु जी की नवम दृष्टि शनि पर है। जब गुरु जी की शनि पर नवी दृष्टि हो गई तो जब बताओ शनि बेचारे उसके कहाँ जाएंगे। अब कौन सा शनि आपको हानि कर सकता है? गुरु जी की दृष्टि में अमृत है, उसकी बुद्धि में परिवर्तन आ जाएगा जिस पर उनकी दृष्टि बढ़ जाएगी। तो शनि जो हैं वो आपको लाभ पहुंचाएंगे, आपके भाग्य में डबल वृद्धि होगी। अब गुरु भी भाग्य वृद्धि करेंगे और शनि भी भाग्य की वृद्धि करेंगे, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। क्यों? यहाँ तो ये देखिए गुरु की मीन राशि है, मीन राशि को देख रहे हैं, जब कोई ग्रह अपनी राशि को देखता है तो बहुत ही शुभ फल देता है। कहने का अभिप्राय ये है कि अब आपका समय बहुत उत्तम है, जो आपने पिछले साल परेशानियाँ उठाई हैं वो उठाने को नहीं मिलेंगी। आपका सर्वतो भावी विकास होगा, सुख शांति प्राप्त होगी, आर्थिक शांति होगी, मानसिक शांति मिलेगी, पारिवारिक शांति मिलेगी, सुख शांति मिलेगी। और ये तो मैंने 1 महीने का बताया है, लेकिन 13 महीने तक आपके लिए अब कष्टों को नहीं उठाना पड़ेगा, सुख और शांति मिटाएंगे। मैं अपने सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ, और इसे आप एक बार नहीं 2-3 बार सुनिए, तो जब मैंने ज्योतिष के नियम वगैरह बताए हैं वो आपके समझ में आएंगे, और आप ये समझ ही लेंगे कि मैं कितना सही बता रहा हूँ और लोग कितना सही बताते हैं। ठीक, क्योंकि कोई भी चीज़ बताई जाए तो नियम के अंतर्गत बताई जाए जिसका प्रभाव आप पर हो। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे जो दर्शक हैं उनके लिए विशेष लाभ हो, मुझे उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। भगवान, मैं चाहता हूँ कि मेरे सब दर्शकों का कल्याण हो। सभी दर्शकों को नमस्कार, धन्यवाद।